हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो आज है 29 सितंबर 2023 और आज हम बातचीत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। और सबसे बड़ा जो आज का न्यूज़ देखोगे, बिग पिक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया के जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो पिता कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन जी, उनका देहांत हो गया है। और उनके याद में बस अनस्टॉपेबल और आप सभी दोस्तों की तरफ से ओम शांति ओम। ठीक है ना, कि बस यही कहा जा सकता है। और हमारे देश से एक लेजेंडरी पर्सन जो है वो आप देख सकते हैं कि एम एस स्वामीनाथन जी को ये देश, ये विश्व हमेशा याद रखेगा। इनके बारे में थोड़ी-सी हम बातचीत करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, ऐसे बातों में मतलब कि ये कहना बहुत ही अजीब लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कितना ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। बट क्या करें, सच्चाई यही है कि जो आया है उसे जाना पड़ता है और यही मतलब कि सच्चाई है, यही रीत है। बट अब जानते हैं एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में। जो यहाँ पे आर्टिकल आए हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल इनके लिए आए हुए हैं, तो उन तमाम आर्टिकल्स के ऊपर बातचीत करेंगे और इनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइज, तो इनका जो सबसे फेमस नाम है वो एम एस स्वामीनाथन जी के नाम से जाना जाता है। ये लेजेंडरी पर्सन रहे एग्रीकल्चरल और साइंटिस्ट के रूप में। और यूँ कहा जाए तो जब देश में फूड क्राइसिस चल रहा था, तो उस फूड क्राइसिस से निकालने में एम एस स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। यहाँ पे आप देखो गाइज, तो माफ करना, जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया हमारे देश में, तो इस ग्रीन रिवोल्यूशन के लाने का पीछे जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो इन्हीं का रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखो तो चेन्नई में इनके रेजिडेंस, जो इनका घर है वहीं पे इनका देहांत हो गया। और इनका एज अभी रहा है 98 ईयर्स के ये हो चुके थे। और ये इन्फॉर्मेशन है। और साथ में आप यहाँ पे देखो, तो जब देश में मिड 1960s का टाइम चल रहा था, तो देश में बहुत बड़ा एक ड्रॉट आया था, एक बहुत बड़ा सूखा आया था। तो इस सूखे से बचाने में भी इन्होंने हम लोगों को बहुत हेल्प करा था, क्योंकि इस सूखे आने के बाद सारे जो भी फूड वगैरह थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया और समाप्त हो चुका था। ठीक है ना? तो यूँ कहा जाए तो हमारे देश में ना राइस था, ना व्हीट थी, कुछ भी नहीं था। और बहुत थे भी तो बहुत कम बचे हुए थे, और उससे पूरे देश की जनता को या जनसंख्या को बहुत टाइम तक रखा नहीं जा सकता था, पाला नहीं जा सकता था। तो इस फूड क्राइसिस से निपटने के लिए एम एस स्वामीनाथन जी ने बहुत सारी चीज़ें लाई, और उसमें से एक बहुत बड़ा योगदान है ग्रीन रिवोल्यूशन का। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से कहीं न कहीं हम लोगों ने बीट में बहुत बड़ा उछाल पाया और आज हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है ना? तो इनके बारे में कहा जा रहा है, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ इन्होंने बहुत मतलब कि इन्होंने काम करा है। साथ ही जगजीवन राम जी के साथ भी इन्होंने काम किया है। ठीक है ना? और ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही व्हीट और राइस का जो सिचुएशन हमारे देश में क्रिएट हुआ था, तो उसके लिए इन्होंने एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है वो है केमिकल बायोलॉजिकल यहाँ पे टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? इसको एडॉप्ट किया इन्होंने कि व्हीट और राइस में हम लोग केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और इससे हम लोग हाई यील्ड की जो भी पौधे होते हैं उसका हम निर्माण करेंगे। ठीक है ना? साथ में इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसके ऊपर बातचीत करेंगे आने वाले इसी टॉपिक में अंदर। इस न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बातचीत करेंगे कि कितने अवार्ड्स मिले हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है। साथ ही यहाँ पे बातचीत किया जाए तो देखो, एम एस स्वामीनाथन जी के तीन पुत्रियां हैं, वो तीनों पुत्रियां आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो चीफ साइंटिस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में है मधुरा स्वामीनाथन, इनकी पुत्री। उसके बाद प्रोफेसर इकोनॉमिक्स से एनालिसिस यूनिट और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है नित्या राव। ठीक है ना? और डायरेक्टर ऑफ NISD यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्ट एंजेलिया UK। और आप यहाँ देख सकते हो वाइफ के बारे में। यहाँ पे है मीना स्वामीनाथन, हु वाज द डेजनी, यहाँ पे जो चेयरपर्सन रही हैं आपका है। ठीक है ना? MSSRF में। ठीक है ना? और यहाँ पे डाई इनका, ये भी इनकी भी देहांत यहाँ पे मतलब कि आप देख सकते हो कि मार्च 2022 में हो चुका है। तो ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं बातचीत कर लेते हैं, एंड फिर अदर पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ताकि एक जगह सारे पॉइंट्स आपके हो जाएं। ठीक है ना?
देखो आज बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, बहुत सारे न्यूज़ है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, दैट्स व्हाई थोड़ा-सा आपको पेशेंस बना कर के रखना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम एस स्वामीनाथन जी का जो जन्म है वो आपका 7 अगस्त 1925 में हुआ था। 1925 ईस्वी में 7 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जिस समय हम लोग मतलब कि ब्रिटिश एरा में ही थे, और यूँ कहा जाए तो कॉलोनियल पीरियड में जब भारत चल रहा था, या यूँ कहा जाए तो गुलामी के जंजीरों में जब हम थे, उसी समय इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे देखो तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो वो जान लेना। फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस, यानी कि जो भी इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखो पद्मश्री अवार्ड इनको 1967 में दिया गया, ठीक है ना? रैमन मग्सेसे और जो अवार्ड है उसके कम्युनिटी के लीडरशिप रहे थे 1971 में। पद्म भूषण फिर जनवरी 1972 में दिया गया, और ये जनरल डायरेक्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में भी ये रहे हुए हैं 1979 में। और फिर यहाँ पे देखो तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिस्ट एजुकेशन यूनियन प्लानिंग कमीशन में भी ये रहे हुए हैं एज ए ड्यूटी चेयरमैन के रूप में। साथ में आप यहाँ पे देखो तो 1982 से लेकर के 1988 तक ये इन्होंने हेड किया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है वहाँ पे। और साथ में 1987 में इनको फर्स्ट मतलब कि यहाँ पे अवार्ड दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज से इनको नवाजित भी किया गया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो इनको हार्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी दिया गया है फिलीपींस की तरफ से। तो गोल्डन हार्ट जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड होता है फिलीपींस का, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, तो ये भी इनको मिला हुआ है एम एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है ना? फूड, इसके बाद यहाँ पे देखो तो फूड प्राइज इनको दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? राज्यसभा के मेंबर भी रहे हुए हैं। एम एस स्वामीनाथन जी को नॉमिनेट किया गया था मेंबर ऑफ राज्यसभा में 2007 से लेकर के 2013 तक ये राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी रहे हैं, ठीक है ना? और फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज भी इनको दिया गया है इंस्टीट्यूटेड बाय द इंडियन काउंसिल फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना? और भी बहुत सारे पॉइंट है जो जिसके ऊपर बातचीत करेंगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पेज देखो तो डेडिकेटेड है एम एस स्वामीनाथन जी के लिए। तो पेज नंबर आप देख लो, पेज नंबर 13 जो न्यूज़ ऑफ द डे है उसमें इनको पूरा का पूरा पेज दिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा। तो यहाँ पे देखो आर्किटेक्ट ऑफ रिवोल्यूशंस सी सुब्रमण्यम, यहाँ पे देखो तो लेफ्ट में सी सुब्रमण्यम जी हैं, नॉर्मन बोर्गुलेज हैं जो सेकेंड लेफ्ट में बैठे हुए हैं, और एम एस स्वामीनाथन जो राइट में बैठे हुए हैं। और चेन्नई में सेमिनार हुआ था आपका यहाँ पे 1990 ईस्वी में। फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी जी के साथ हैं, और यहाँ पे इन्वायरमेंट कमिटी आफ्टर द प्रेसिडेंटिंग द पैनल रिपोर्ट आफ्टर द 1980s। फिर यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में आप देखो तो मैन ऑफ फील्ड, यहाँ पे देखो तो इन्होंने जो ग्रीन रिवोल्यूशंस आया उसके ऊपर भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना? ऑनर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या पॉइंट्स है उसके ऊपर बातचीत करूँ तो देखो हाई यील्ड जो बासमती राइस है, इसके कंट्रीब्यूशन में या इसके डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि हाई यील्ड जो बासमती राइस है, इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान तो रहा है तो एम एस स्वामीनाथन जी का ही रहा है। तो यहाँ पे देखो फूड सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद लॉन्चिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों के लिए इनको याद किया जाएगा। तो हाई यील्ड बासमती एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आप याद रखना, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इंडिया हैं वो भी इनके याद में बहुत सारी बातें यहाँ पे कहे हैं। फिर यहाँ पे आप अंतिम दर्शन को आप देख सकते हो, अंतिम दर्शन आप ले सकते हो, ठीक है ना? और तो इतने सारे पॉइंट्स थे एम एस स्वामीनाथन जी के लिए, तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप सभी के लिए, ठीक है ना? यही होता है कि इंसान कुछ ऐसा कर जाता है अपने जीवन में जिसको लेकर के पूरा जीवन उसको याद रखता है। दैट्स वाई आप अभी एजुकेशन फील्ड में हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, अपने करियर को आप एक दिशा देना चाहते हैं। तो इसमें आपको भी एक ऐसा मानव, एक ऐसा पर्सन बनना चाहिए कि हाँ, मतलब कि हम चले जाएँ, हम इस दुनिया से चले भी जाएँ तो फिर भी हमें याद किया जाए। कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे देश के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम बातचीत करते हैं, तो आस्फा के ऊपर बातचीत करूँ तो गाइस कल मैंने आस्फा के ऊपर बातचीत किया हुआ था, और आस्फा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे
कवर किया हुआ था। तो कल का अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो कल का पेपर देख लेना, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ जाएँगे। आस्था के लिए बस मैं यही कह सकता हूँ कि देखो बिना वारंट, ठीक है ना? और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को आपका अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है? और किसी भी व्यक्ति के घर को सर्च किया जा सकता है जहाँ पे आस्फा लागू है। आस्फा को लाने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो भी नॉर्दर्न स्टेट थे वहाँ पे आस्फा को पहले लागू किया गया, और इसके लाने के पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि वहाँ पे आप देखो तो बहुत सारे इंसर्जेंसी जैसी घटनाएं घट रही थी, तो भारत सरकार ने आस्फा को लाया ताकि वैसी घटनाओं को रोका जा सके, ठीक है? और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैंने कल के पेपर में बातचीत कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है? यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज़बरदस्त ये आर्टिकल है और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। एक डिक्शनरी डेवलप किया गया है जिसका नाम दिया गया है टोटो शब्द संग्रह, ठीक है ना? टोटो शब्द संग्रह नाम दिया गया है, तो इसको पहले आप लोग अपने ध्यान में रखना। टोटो शब्द संग्रह नाम दिया गया है, ठीक है? ये है क्या? तो टोटो शब्द संग्रह में क्या है? तो एक टोटो भाषा है, इसके रिवाइवल के लिए कहा गया है कि इसको रिवाइव किया गया है इस टोटो शब्द संग्रह में, क्योंकि 1600 ऐसे लोग हैं जो इस भाषा को बोलते हैं, और ये पार्ट है आपका वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डरिंग एरिया है भूटान के साथ, जो लगता हुआ वेस्ट बंगाल का जो भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है उस वाले एरिया में ये टोटो लोग रहते हैं और ये टोटो शब्द को बोलते हैं। तो ये शब्द कहीं न कहीं विलुप्त हो रहे थे, खत्म हो रहा था, तो इसको फिर से रिवाइव के लिए टोटो शब्द संग्रह बनाया गया है। तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटो इज़ द सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है टोटो क्या है? तो सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज है, जो ट्राइबल जो टोटो पीपल्स हैं, उनके द्वारा इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है ना? बट इसको लिखा जाता है बंगाली में। बंगाली जो बंगाली जो स्क्रिप्ट है उसमें इसको लिखा जाता है। और यहीं पे आप देखो तो एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर हैं जिनका नाम है धनीराम धनीराम, ठीक है ना? इन्होंने डेवलप किया टोटो टोटो का स्क्रिप्ट इन्होंने डेवलप किया है रिसेंटली 2015 में, ठीक है? तो इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो तो धनुआ टोटर कथामाला वाज स्क्रिप्ट इन द बंगाली, तो इसको भी याद रखिएगा, और बंगाली एंड इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। और ये है आपका वो वाला जो डिक्शनरी, ये जो मैंने बताया टोटो शब्द संग्रह जो ये वाला रहा है, ठीक है ना? तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बातचीत कर लिया है, बट आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज का और टॉप न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे माइलस्टोन इन हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया। देखो हिंदू मैरिज रिफॉर्म के ऊपर अगर मैं बातचीत करूँ तो हिंदू मैरिज रिफॉर्म जो बिल है और हिंदू मैरिज जो एक्ट 1955 में आया, और इस एक्ट की वजह से जितने भी हमारे देश में जितने भी हिंदू कम्युनिटी हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखो तो हिंदू मैरिज जो एक्ट है तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 में यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। और बेसिकली इसमें कहने का सेंस ये है कि इसमें अभी और ज़्यादा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है और किया जाना चाहिए। बाकी आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। रिफॉर्म कैन बी एड्रेस इंडियाज़ किडनी ट्रांसप्लांट डिफिशिएट। देखो गाइज़, इस आर्टिकल के ऊपर हम बातचीत करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप सुनते होंगे कि हाँ, किडनी का जो पेशेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और यूँ कहा जाए तो यहाँ पे देखो तो 2022 में 2 लाख से भी अधिक ऐसे पेशेंट हैं जिनको किडनी की आवश्यकता है, किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। बट गाइज़ अवेलेबल है मात्र 7,500, ठीक है ना? तो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, और अवेलेबल कम होने के पीछे जो कारण है वो है कि सॉरी गाइज़, सबसे बड़ा जो कारण ये है कि लोग मतलब कि इसके लिए डोनेशन वगैरह नहीं देते हैं, या अपना जो ये जो मतलब कि ये आप कह सकते हो कि जो भी ऑर्गन्स डोनेट किया जाता है तो वो डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कमी है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, जैसे कि टिश्यू एक्ट 1994 में, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो तो हाई कोर्ट का जजमेंट वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब हम बातचीत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। देखो गाइस, पिछले आप 2020, 21 और 22 3 साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तीनों सालों में प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में क्वेश्चंस रहा ही रहा है।
और यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा धमाका मचा दिया है चैट जीपीटी आकर के। तो चैट जीपीटी का ये वाला आप लोगो देखो, और चैट जीपीटी ने क्या धमाका मचाया हुआ है उसके ऊपर बातचीत करूँ तो आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाता है। तो इसके ऊपर कहा जा रहा है कि देखो इस तरीके के जो चैट बोट है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, बर्ड हो गया, क्लाउड हो गया, पाई हो गया, तो ये सारे कहीं ना कहीं इन मतलब कि इन चैट जीपीटी या इस तरीके के जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे कहीं ना कहीं ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में अगर बातचीत करूं तो ये मतलब कि एक तरीके का रेगुलेशन है, और ये देता है कि अगर आप किसी तरीके का कुछ इनोवेशंस करा है तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कॉपीराइट वगैरह आप प्रोटेक्शन दे मतलब कि रखते हो, ताकि कोई भी व्यक्ति आपका डुप्लीकेट ना बना सके, कुछ भी ना कर सके। लेकिन चैट जीपीटी की बात करो तो वो पूरा उस चीज़ को उलट देता है। और चैट जीपीटी या जो भी इस तरीके के जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके लिए ऐसा भी कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस अभी नहीं बना है। तो इसी कंसर्न को यहाँ पे जताया जा रहा है कि इसके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो अभी हाल ही में जो मैच हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में जो ओडीआई मैच हो रहा है, तो उसमें आप देखोगे तो हमारे देश के जो कैप्टन है और वहाँ के जो कैप्टन है उनका जो फोटो आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया गया है। और वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटो बनाए भी जाते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है कॉपीराइट को लेकर के, कि क्या ऐसे चीज़ों पे कॉपीराइट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे इंडिया के एस्पेक्ट्स में बात करो तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ प्रोवाइड तो करवाता है, सर्टेन सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करवाता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेफ गार्ड अभी मौजूद नहीं है। बिकॉज यहाँ पे डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया आपका 2023 में, और उसके रिगार्डिंग जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन है तो आधार बिल वगैरह आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर सकते हो, बट चैट जीपीटी समझ रहे हो ना, ये एक सवालिया निशान है। देखो आप देखोगे तो हमारे देश किससे एक लेजेंड पर्सन का जो पास वे हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये वाला आर्टिकल्स उस चीज़ से आप कनेक्ट करके देख सकते हो कि 1973 का टाइम है, 29 सितंबर का दिन है, यानी कि आज के दिन। और 1973 में आप जाओगे आज के दिन में ही, तो रसिया ने हमें हमारे देश को 2 मिलियन टन जो है वो ग्रेन दिया हुआ था। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि हमारे देश में फूड क्राइसिस होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो हमारे यहाँ खाने के लिए आटा तक नहीं था। तो ये सारे कहीं न कहीं हम लोग दूसरे देशों से मँगाते, मतलब कि दूसरा देश हमारा हेल्प कर रहा था। लेकिन फाइनली जब एम.एस. स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया और उसके बाद हाई यील्ड टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे बहुत सारे फूड क्रॉप्स बनाए गए, उसके बाद कहीं न कहीं ये सारी समस्याएँ अब दूर हो चुकी है। फिर भी अभी देखो तो वर्तमान समय भी आपको मॉल न्यूट्रिशंस, ठीक है ना, स्टिंक्ट वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो वर्ल्ड कुकीज़ के बारे में बातचीत किया जाता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो आपको एक कुकीज़ के बारे में दिया जाता है कि आप एक्सेप्ट करो। कुकीज़ क्या होता है बेसिकली, किसी भी वेबसाइट में एक फॉर्मेट होता है या एक ऐसा उसमें एक मॉलवेयर होता है जो आपके सिस्टम में चला जाता है, और सिस्टम में जाने के बाद आप कुछ भी सर्च करते हो उसके रिलेटेड, तो वो कुकीज़ कहीं न कहीं उसमें ऐड ऑन करता रहता है, ठीक है ना? उसको सेव करता रहता है। यही वजह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी कमर्शियल वेबसाइट से कुछ भी आप सर्च करो, तो वो वाला सर्च आपका ये कुकीज़ की वजह से आप कुछ भी खोलोगे तो वही प्रोडक्ट आपको दिखेगा, वही सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो कहीं न कहीं इससे डिजिटल जो डाटा प्रोटेक्शन है, इसको इफ़ेक्ट डालता है ये कुकीज़, ठीक है ना? और कहीं न कहीं ये प्राइवेसी कंसर्न को भी जताता है। मान लो कि आपने कोई अपना प्यारा-सा पिक या प्राइवेसी वाला कोई भी फ़ोटो अपलोड करा, वो कुकीज़ उसे एक कॉपी तो कर ही लेता है, ठीक है ना? भले आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन उसका कॉपी हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है, जिसको आप पढ़िएगा तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस, तो ये भी एक देख लेना, स्टोन घोस्ट, ठीक है ना? तो टाइम मिले तो ये देख लेना। वैसे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स होते हैं, तो सबको पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई कि आपको हम सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके बता दें, ठीक है ना? फिर यहाँ पे देखो तो ये वाला मैंने आप लोगों के साथ बातचीत कर लिया है, तो फिर मैं बढ़ता हूँ डायरेक्ट आगे। ये वाला एस्पेक्ट्स मैंने पूरा बातचीत कर लिया है, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना?
आगे जब देखोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो, इसे सोसाइटी से कनेक्ट करके देख सकते हो एमजी मनरेगा को, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको एक जगह बना लेना, ठीक है ना? अब हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पे हम बातचीत करेंगे बेसिकली प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के बारे में। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम क्या है, इसको एक बार आप लोग गूगल सर्च कर लेना, ठीक है ना? बेसिकली मैं कहूँ तो इस स्कीम के तहत से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको स्ट्रेंथिंग किया जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप किया जाता है। और इस आपको आप देखो तो इस स्कीम के माध्यम से आप देखोगे तो लगभग लगभग 52,000 आप यहाँ पे देखो तो 52,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे एक लागत से, ठीक है ना, ग्रीनफील्ड तरीके का ग्रीनफील्ड हाईवे जनरेट किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड बेसिकली क्या होता है, तो इसके ऊपर बातचीत करूँ तो देखो दो तरीके के फील्ड होती है, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। ग्रीन फील्ड वैसा फील्ड कहलाता है जहाँ पे कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो जड़ से शुरू किया जाता है, वहाँ पे किसी तरह कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसकी नींव डाली जाती है और उसको शुरू किया जाता है, शुरू से शुरू किया जाता है, तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। और वहीं पे अगर कहीं पे कोई भी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको रिनोवेट किया जाता है, उसको नए तरीके से सजाया जाता है, तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो इसी के ऊपर ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने बातचीत कर लिया है। तो दो न्यू रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, एक उड़ीसा में और दूसरा केरला में। उसके बाद 4 आपका प्रोजेक्ट जो है कंसीडर किया जा रहा है प्रोग्राम इस माध्यम से रोड ट्रेन रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा 45,000 करोड़ का इसका लक्ष्य रखा गया है, एंड वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो देखो गाइज, हम लोगों का बचपन का जो सबसे बेहतरीन सीरीज था वो था हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर में आप देखोगे तो जो वहाँ का जो स्कूल होता है, ठीक है ना, हॉगवर्ड जो स्कूल का नाम होता है, तो वहाँ के हेडमास्टर होते हैं डम्बलडोर। तो फाइनली डम्बलडोर के बारे में यहाँ पे देखो तो डम्बलडोर की भी यहाँ पे ये भी डम्बलडोर जो ये फेमस जो नाम है डम्बलडोर, इनका भी देहांत हो गया, ये भी पास हुए हो चुके हैं। और इनके ओरिजिनल नाम के बारे में जानो तो ये है माइकल गैम्बोन, और ये याद रखना माइकल गैम्बोन इनका नाम है। और हैप्पी 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 कह रहा हूँ, हैरी पॉटर जो आपका फिल्म है उसमें इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल रहा है, ठीक है ना? तो यही इंटायर आपका ये आज के न्यूज़पेपर में था जो हमने बातचीत कर लिया है। एक लास्ट में निपा वायरस के बारे में है, तो निपा वायरस के ऊपर एक बार आप लोग पढ़ लेना कि निपा वायरस क्या है और इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें हैं, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? तो इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ये है कि इंडिया में 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी आई ग्लासेस, स्पेक्ट्रल्स का मतलब की ज़रूरत है, बट हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी अभी उतनी नहीं है कि सारी चीज़ें किया जा सके, ठीक है ना? और सबको अवेलेबल करवाया जा सके। तो इसी के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने अपना कुछ कंसर्न जताया है, जिसे आप देख सकते हो, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।